साथियों, आज के इस सेशन में मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे रेलवे की जॉब्स के बारे में। मैं स्वयं रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम है पुष्पेंद्र तिवारी। और रेलवे की अगर हम नौकरियों की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन इंडिया, ये आप कह सकते हो। आज अगर हम जॉब्स की बात करें तो एसएससी के बाद, बैंकिंग के बाद अगर कोई जॉब है जिसे हमारे बच्चे पाना चाहते हैं तो वो है रेलवे में। और सन 2024 एक ऐसा साल है जहां पर रेलवे की ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली है। रेलवे एएलपी के 5696 पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। टेक्नीशियन के 9000 पदों का नोटिफिकेशन आप लोग देख चुके हो, फॉर्म भरने की शुरुआत मार्च में होने वाली है। और आज ही रेलवे में आरपीएफ के 4660 पदों का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। इसके अतिरिक्त अभी इसके बाद ग्रुप डी और इसके बाद एनटीपीसी के जॉब भी आने वाले हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा रेलवे में जो फॉर्म भरे जा चुके हैं एएलपी के बारे में। ये हमारे एक तरह से इंजन का एक नक्शा है, देख रहे हो आप। इसमें एक तरफ एएलपी है और एक तरफ लोको पायलट बैठा हुआ है। एएलपी का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है? एग्जाम के पैटर्न में अगर हम देखें तो एएलपी के एग्जाम में मैथ्स, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक्स में बैठा हुआ रहता है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पर एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आई थी। उसका कारण ये है कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ITI प्लस 10th प्लस ITI जो लड़का किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। इसके अतिरिक्त जो डिप्लोमा है, जो लड़के या जिन लड़कों ने बीटेक कर रखी है इंजीनियरिंग से, वो लड़के भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो मिनिमम पासिंग मार्क, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल कितने रहते हैं? 75। मार्क्स भी कितने रहते हैं? 75। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है 40%, ओबीसी और एससी के लिए है 30% और एसटी के लिए है 25%। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आफ्टर ऑल ये चारों का तो कैलकुलेशन ठीक है कि भाई 75 है, इसमें अलग अलग कितना कैलकुलेशन है? पिछली बार जब रेलवे की वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ, तब उस टाइम पर जो बाइफरकेशन दिया गया था मैं उसी के अकॉर्डिंग आज आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, इसमें जो मैथ्स है, मैथ जो है, मैथ्स प्लस रीजनिंग दिया तो अलग अलग था, मैं अलग अलग ही आपको बता देता हूं। मैथ्स से दी गई थी 20 की, रीजनिंग दी गई थी 25 की, जो साइंस है वो दिया गया था 20 का, और जो जीके है ये दिया गया था। ये टोटल क्लासिफिकेशन है जो हमारा पिछली बार आया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन में एग्जाम लिया गया था। अब इसमें अगर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग में, तो वास्तव में आपको मैथ्स 20 और रीजनिंग 25 दिख रही होगी, लेकिन रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के और इसके अलावा जो नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल जो भी पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैथ वाले सेक्शन से डील होते हैं। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर के ये जो 45 नंबर है, इस 45 में आप इसको ऐसे बांट सकते हैं कि मैथ वास्तव में 25 की हो जाती है और जो प्योर रीजनिंग है वो टोटल कितने की रहती है? 20 की। मतलब जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड रहते हैं। साइंस के अगर हम मामले की बात करें तो रेलवे में और अदर एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में एक बहुत बेसिक फर्क है कि जब हम एसएससी का एग्जाम देते हैं या स्टेट एसएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर बायो का पोर्शन ज्यादा होता है, लेकिन जब हम रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेक्शन रहता है वो रहता है फिजिक्स का, और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स की संख्या ज्यादा होती है। बाकी किसी और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते भी हैं वो थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इस एग्जाम में अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके में जो सबसे मोस्ट चीज है वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
अब करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप मान करके चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन किसके रहेंगे, करंट अफेयर के। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये रहता है हमारा। अब इसमें पास होने के लिए जो हमारे मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 75%। ध्यान रखिएगा ये मामला CBT 1 की बात कर रहा हूं मैं। CBT 1 में होते हैं 75 क्वेश्चन। जब आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको CBT 2 देना पड़ता है, और CBT 2 देने के बाद फिर आपका होता है साइकोलॉजी टेस्ट, क्योंकि रेलवे ALP में 3 टेस्ट लिए जाएंगे, CBT 1, CBT 2 और फिर होगा आपका साइको। इसको मिलाकर के ये केवल पासिंग मार्क रहता है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। ये 100 क्वेश्चंस का रहता है, इसके मार्क्स 70% और इसके 30% मिलाने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और इसमें आपको पास होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75% आपके लिए एक सफिशिएंट स्कोर है। मतलब अगर आप देखें तो अगर आप 52 से 60 नंबर ले आते हैं, 52 से 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। और 52 नंबर करने के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए कि इस 45 में से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से हम 40 नंबर निकाल लें, यहाँ से हम 10 नंबर निकाल लें और यहाँ से हम 5 नंबर निकाल लें। मतलब आपका जो CBT 1 है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा जब हम ALP का अलग से वीडियो बनाएंगे तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। बात हम कर लेते हैं CBT 2 की। जब CBT 2 की बात आती है तो CBT 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कितने, 100। और इसमें जो ट्रेड्स है, ट्रेड टेस्ट रहता है वो 75। लेकिन इससे आप घबराना मत, क्योंकि जिन लोगों ने ITI कर रखी होगी, जो भी आपका ट्रेड होगा, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या और कोई भी ट्रेड से अगर आपने कर रखा है तो उसका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो 75 नंबर का होता है। लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहीं से बनती है। ठीक है, अब इसके 100 नंबर्स का जो बाइफरकेशन है वो कैसा रहता है, देखिए जब हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और GK और साइंस के यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जब यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के लगभग 25 क्वेश्चन और GK के लगभग 15 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। और अगर GK को हम बाइफरकेट कर दें तो GK में 5 से 7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे करंट के, और बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके बेसिक, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से। साइंस में यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि साइंस में फिजिक्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रहने वाला है। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके बायो और केमिस्ट्री को मिला करके, और जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो प्योरली फिजिक्स से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी जो जोर रहता है वो रहता है न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ मैथ्स और रीजनिंग की तो यहाँ पर जो आपके जो ये 60 क्वेश्चंस हैं, इस 60 क्वेश्चंस में लगभग 35 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के और 25 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। 35 और 25 में से यहाँ पर जो आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी आपका टारगेट होना चाहिए 75 से 80 नंबर का। और 75 से 80 नंबर अगर आपको गेन करने हैं तो इस 60 में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 55 नंबर का। बाकी के जो 20 नंबर है वो आपको यहाँ से निकालने हैं, तो इस 40 में से आपका टारगेट होना चाहिए 25 का, और यहाँ पर जाकर के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब इस 25 में जिन बच्चों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा है वो करंट को साथ में ले करके ये 15 पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और जो लोग हमारे साइंस बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आपका जो फोकस है वो करंट और प्लस फिजिक्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं NTPC एग्जाम। NTPC क्या है? NTPC का जो फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ग्रुप सी का एग्जाम है। ग्रुप सी के एग्जाम में इसमें 1900 से लेकर के 4200 की GP तक की पोस्ट रहती है। 4200 में अभी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो ASM की भर्ती है वो 4200। ठीक है, अब 4200 की कैटेगरी के बाद 2800 में सीनियर क्लर्क वगैरह की पोस्ट आती है, गार्ड की पोस्ट रहती है वो 2800 में होती है। 2400 में जूनियर क्लर्क वगैरह की जो पोस्ट होती है वो 1900 में रहती है। ठीक है, कुछ पद इसमें 2400 में रहते हैं। अब 1900 और 2400 के जो पद हैं वो 12th बेसिस पे होते हैं। 2800 और 4200 वाले जो पद हैं वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होते हैं। इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो ये रहता है, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 40, और कुल मिलाकर के कितने मार्क्स की हो जाती है ये 100 की।
जो इसका CBT 2 है, इसमें मैथ्स हो जाती है 35 की, रीजनिंग हो जाती है 35 की, और जनरल अवेयरनेस हमारा कितने का हो जाता है? 50 का। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की संख्या फिजिक्स में ज़्यादा रहती है। मतलब यहाँ पर भी जब आप जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में 30-30-40 वाला, पहले मैं CBT 1 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका CBT 1 है ये केवल क्वालिफाइंग, ये केवल क्वालिफाइंग, मतलब यहाँ पर अगर आप 70 नंबर पा जाते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब जैसे देखिए, मैंने मैथ में उसमें 30 और रीजनिंग में 30, यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा कि 5 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मैथ होती है 25 की और रीजनिंग रहती है, मैथ रहती है 35 की और रीजनिंग रहती है 25। ठीक है, अब इस 60 में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप लगभग 50 क्वेश्चन तो आप यहाँ से निकाल ही ले जाए। अब जब मैं जीके की बात करता हूँ, जीके प्लस साइंस में, तो जीके प्लस साइंस के जो रेशियो रहेगा वो यही रहेगा 25 प्लस 15 का। 25 साइंस का पोर्शन रहेगा और ये जो 15 का पोर्शन है ये जीके का पोर्शन रहेगा, और इसमें भी करंट के जो क्वेश्चन है वो 5 से 7 क्वेश्चन केवल करंट से। अब अगर आपको 70 नंबर गेन करने हैं तो 50 यहाँ से और 20 नंबर आपको यहाँ से निकालने हैं। तो जो भी लोग इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग साइड से हैं या साइंस साइड से, BSc वगैरह जिन लोगों ने कर रखी है, उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर वो 25 में ये टारगेट कर सकते हैं कि वो लगभग 15 से 20 नंबर निकाल ले जाएं, और साथ ही साथ करंट के 5 नंबर मिला करके 15 और 5 20 और 50 70 नंबर वो ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जिन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो आर्ट साइड का है या कॉमर्स साइड का है, उनका फोकस साइंस वाले पोर्शन में बायो और केमिस्ट्री पर होना चाहिए। जीके और करंट उनको कंप्लीट बनना चाहिए। मतलब यहाँ के 15 में से उनका टारगेट होना चाहिए कि वो लगभग 12 क्वेश्चन निकाल ले जाए। ठीक है, जब मैं बात CBT 2 की करता हूँ, CBT 2 में, तो CBT 2 में क्या है, मैथ्स आपको जो दिखा रहा है 35 की, वास्तव में ये हो जाती है 40 की, और रीजनिंग जो आपको दिखा रहा है 35 की, ये रह जाती है 30, और इस 70 में आपको निकालना है 60 नंबर। मतलब यहाँ पर जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 80% का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जीके और प्लस साइंस ये मिला करके 50 का, जीके और साइंस मिलाकर 50 का है, तो ये लगभग बराबर रहता है। 25 की जीके आ जाती है और 25 की है इसमें साइंस आ जाती है। 25 की जीके और 25 की साइंस में यहाँ पर भी फिजिक्स का जोर रहेगा, और फिजिक्स में स्पेशली न्यूमेरिकल्स का जोर रहने वाला है। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो यहाँ पर फोकस करें, जो लोग आर्ट बैकग्राउंड के हैं वो लोग जीके पे फोकस करें। और इस 25 में आप यकीन रखिएगा कि 7 से 10 क्वेश्चन केवल करंट के रहने वाले, बाकी का बहुत बेसिक जीके रहता है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री से अगर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है जो लगभग हर लड़के से बनता है। जिस बच्चे ने एवरेज तैयारी कर रखी हो दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेगा, और जिस लड़के की बहुत अच्छी तैयारी है केवल वही लड़का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मैथ्स और रीजनिंग ये एक ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप 100% क्वेश्चन भी करके आ सकते हैं। जीके में इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कई बार जीके ऐसा आ जाता है, आपके पास जानकारी तो होती है लेकिन आप सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 80% का, और 80% के टारगेट के बाद निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन डन है। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है 4200 की, यहाँ पर जो पद निकलते हैं 1900 और 2400 के जो पद हैं वो रहते हैं 12th लेवल के, और 2800 और 4200 जीपी के जो पद हैं ये रहते हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, अब मोस्ट अवेटिंग बात कर लेते हैं हम ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप डी में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ग्रुप डी में पिछली बार बिहार में हुए जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद ITI हटा दिया गया था। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ITI बहुत सारे पदों के लिए इसेंशियल रहने वाला, पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है उसमें केवल एक ही CBT लिया गया था, मतलब एक ही टेस्ट हुआ था, 2 टेस्ट नहीं लिए गए थे। इस बार भी हो सकता है 2 टेस्ट ना लिए जाएं, लेकिन ITI कंपलसरी है, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन है वो रेलवे में आ चुका है कि अब जो भी लोग ग्रुप डी में लिए जाएंगे उसमें मैक्सिमम लोग जो भी टेक्निकल पोस्ट हैं उन सारे के सारे पदों में ITI के लोगों को ही लिया जाने वाला। अब यहाँ पर जो वो है, यहाँ पर इसने बल्कि अलग अलग बांट दिया है। ये देखिए 25 नंबर की साइंस है,
25 नंबर की मैथ्स है, 30 नंबर की रीजनिंग है और 20 नंबर का करंट है। यहाँ पर उसने अलग ही कर दिया, ये मिलाकर के उसने किया हुआ है 55 नंबर और ये मिलाकर के उसने किया हुआ है 45। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको मैथ्स 25 दिख रही है, जबकि वास्तव में यहाँ पर जो होने वाला है वो यही रहेगा कि मैथ्स दिखेगी तो 25 की लेकिन रहेगी 30 की, चूंकि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सीरीज किया जाते हैं। ठीक इसी तरीके से रीजनिंग जो हमें है, रीजनिंग जो हमें दिख रही है वो दिख रही है 30 की लेकिन रहेगी ये वाला मामला है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं जीके और साइंस की बात करूं तो साइंस रहने वाली है 25 की, इस 25 में से 15 नंबर केवल फिजिक्स के रहेंगे और 10 नंबर जो आपके रहेंगे वो रहेंगे बायो और प्लस केमिस्ट्री के। जब बात हम करेंगे जीके की और करंट की, देखिए अलग से इसमें चर्चा कर दी गई है, जीके और करंट कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का, तो इसमें आप यकीन मानिएगा कि मामला रहेगा 12 प्लस 8 का, मतलब जीके रहेगी 12 की और करंट अफेयर रहेगा 8। यहाँ पर भी 80% मार्क्स आपके लिए बहुत सफिशियंट है और इस 80% तक जो लड़का अचीव कर जाएगा उस लड़के का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और ये जो 55 नंबर है, अगर आपको 80 इसमें से निकालने हैं तो आपका टारगेट 100% यहाँ 55 में से 45 से 50 के बीच तो होना ही चाहिए। अब कोई लड़का अगर यहाँ पर 45 नंबर स्कोर कर रहा है, मतलब यहाँ पर उसको 35 नंबर स्कोर करने हैं, और अगर 35 स्कोर करने हैं तो करंट अफेयर और ये जो फिजिक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सेक्शन। अगले सेक्शन में अभी जो आरपीएफ का आया हुआ है, आरपीएफ में भी सेम टू सेम है, 35, 35 और 50 का मामला है। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जो मैथ्स का सेक्शन है वो 40 का होने वाला है और जो इसका है क्या बोलते हैं अपने रीजनिंग का है, मतलब ये हो जाएगी किसकी 40 की, ये हो जाएगी 30 की और ये रहेगा 50 का। यही रहेगा, 90 मिनट्स का टाइम है, टाइम काफ़ी कम है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए ये जो सैलरी है ये है ग्रुप डी की 1800, मतलब उसका बेसिक रहता है 18,000 रुपये। आज की तारीख में जो महंगाई भत्ता है वो 46% चल रहा है। छोटे शहरों में जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 9% चल रहा है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस करके बहुत सारे जो चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ जो सैलरी जाती है वो लगभग जाती है 30,000। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, मतलब जो लड़का यहाँ भर्ती होगा उसकी पहली सैलरी 30,000 रुपये रहने वाली है। 1900 2000 ये कांस्टेबल के लिए है, स्पेशली ओनली फॉर आरपीएफ कांस्टेबल, और किसी के लिए नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, ये जो 1900 है, 1900 का जो बेसिक रहता है वो रहता है 19,900 रुपये, लगभग 20,000 रुपये। तो 20 दूनी 40, एक मोटा मोटा हिसाब मान के चलिए, जस्ट आप डबल कर दीजिए, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर जो सैलरी है वो उसकी रहने वाली है लगभग 35,000। ठीक है, 2400 वाले में जो बेसिक है वो रहता है 25,500 रुपये। 2400 वाले में 25,500 रुपये की जो बेसिक वाला आदमी है उसकी जो सैलरी है वो लगभग जाती है 45 के, या आप ये कह सकते हैं 40,000 रुपये उस फर्स्ट सैलरी रहेगी। चूंकि एनपीएस में भी 10% की कटौती होती है। 2800 वाले की जो सैलरी है वो रहती है लगभग 45,000 रुपये के आसपास, और जो 4200 वाला आदमी है जो स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पद है, यहाँ पर रहती है सैलरी 50,000 रुपये। साथियों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और रेलवे में बहुत सारे आपको प्रमोशंस के चांसेस मिलते हैं। बहुत सारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एलडीसी के, जीडीसी के, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं, कुछ ओपन मार्केट जैसे एग्जाम होते हैं जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिसमें केवल उसी डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं। जिन लोगों की पदोन्नति यहाँ पर नहीं होती, तो यहाँ पर एक कैडर स्ट्रक्चरिंग है। कैडर स्ट्रक्चरिंग 1800 से 1900, फिर 1900 के बाद 2400, फिर 24 के बाद 2800, 2800 के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है 4200 में। अगर आपको ये भी नहीं मिलता है तब एक चीज और यहाँ पर होती है, 10 साल में एक प्रमोशन मिलता है एमएससीपी का। ठीक है, मतलब आपके पास 4 चांसेस मिलते हैं, एलडीसी के थ्रू, जीडीसी के थ्रू, कैडर स्ट्रक्चरिंग के थ्रू और एमएससी। तो जो भी बच्चे अभी रेलवे का ड्रीम देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे। टॉपिक वाइज मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, फिजिक्स की, बायो की और केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो हम अभी अलग अलग लेकर के आएंगे। इसके अलावा जो भी हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट भी हम आपको लगातार कराते रहेंगे ताकि
आपको ये भी पता रहे कि जो आपको चूंकि पढ़ाते समय आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक से पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेलवे का जो टेस्ट है वो कैसा है। हर एग्जाम का टेस्ट अपना अलग अलग होता है। एसएससी का पैटर्न एक अलग टाइप का मिलेगा आपको, रेलवे का पैटर्न अलग टाइप का मिलेगा। रेलवे में भी आपको जो टेक्निकल वैकेंसीज हैं एएलपी और जेई का पैटर्न आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पैटर्न आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में केवल फर्क इतना है कि जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस है वो सीबीटी 2 में थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप सभी को, जिन भी लोगों ने रेलवे के फॉर्म्स भरे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और लगे रहिए हमारे साथ और अपनी रेलवे में एक सीट पक्की कीजिए। बाकी की सीटों की बात आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। धन्यवाद।